आप एससी और एसटी को सुधारना चाहते हैं, हुँ, उनको यदि सही रूप से आगे बढ़ाना चाहते हैं, हुँ। तो ये नियम को लागू होना चाहिए। क्रीमी अ, लेयर? बिल्कुल, ये जो है कोटे में कोटा का विभाजन होना चाहिए। तो क्रीमी लेयर लागू होनी चाहिए, इसके पक्ष में हैं आप? बिल्कुल 100% पक्ष लेकिन में सर है। परसेंटेज तो देखिए कितने परसेंट जो है संपन्न हो गए हैं आरक्षण से, जिन्हें क्रीमी लेयर 10% मुश्किल से हैं और इस 10% की वजह से 90% जितने सारे एससी-एसटी के लोग हैं, उनको नुकसान हो ये रहा है। बताइए द्रौपदी मुर्मू जी को क्या आरक्षण की ज़रूरत है? आप बताइए चिराग पासवान जी की क्या आरक्षण की ज़रूरत है? हुँ, अभी बताइए मांझी जी की क्या आरक्षण की ज़रूरत है? हुँ, आरक्षण उसको चाहिए जो हुँ, झुग्गी-झोपड़ी में आज भी अपना जीवन बसर कर रहा है। इस कोटे का लाभ यदि सबसे ज़्यादा कोई लिया है, हुँ, तो इस पूरे भारतवर्ष में पासवान समाज के लोगों ने ले लिया है। हुँ, दूसरा व्यक्ति लिया है जो हुँ, दलित समाज में जो चमार भाई लोगों ने लिया है। हुँ, उसी में हुँ, चाहे मूसर हो, चाहे मांझी हो, चाहे तुरहा हो हुँ, और उसी में रजवार हो, राजवंशी हो, हुँ, आज भी उसका देखिएगा पूरे भारत में खंगालिएगा हुँ। तो अभी भी एक भी एसपी, डीएसपी, डीएम तक नहीं मिलेगा। दोस्तों, देश की बड़ी अदालत कही जाने वाली सुप्रीम कोर्ट का एससी-एसटी रिजर्वेशन को लेकर जब से ये फैसला आया है कि प्रत्येक राज्य जो है आरक्षण के मुद्दा को लेकर कोटा में कोटा बना सकते हैं। एससी-एसटी रिजर्वेशन में ओबीसी के ही तर्ज पर क्रीमी लेयर लागू होने की बात जब से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई है, तब से आपको बता दूं कि लगातार सुप्रीम कोर्ट का विरोध हो रहा है। तमाम अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग जो है इसका विरोध कर रहे हैं और 21 अगस्त को भारत बंद का भी ऐलान कर चुके हैं। इस मुद्दे को लेकर अभी हमारी मौजूदगी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी बिहार के प्रदेश अध्यक्ष उदय नारायण राजभर के पास है और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी है, जो कि ओपी राजभर जी की पार्टी है, इस पर क्या अपना स्टैंड रखती है। पहले तो स्वागत है सर आपका। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद जो आज हमारे प्रदेश कार्यालय पटना में पहुँचे हैं। इसके लेकर आप लोगों को बहुत-बहुत बधाई हमारे तरफ से। सर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि इसमें क्रीमी लेयर लगा देना चाहिए, क्योंकि जो लोग संपन्न हो गए हैं एससी-एसटी में उन्हें अब आरक्षण छोड़ देना चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि क्रीमी लेयर लागू होनी चाहिए एससी-एसटी रिजर्वेशन में? देखिए मैं आपको एक दिन और भी बोला था, हुँ, आज भी मैं बता रहा हूँ। हुँ, यदि आप एससी और एसटी को सुधारना चाहते हैं, हुँ, उनको यदि सही रूप से आगे बढ़ाना चाहते हैं, हुँ। तो ये नियम को लागू होना चाहिए। क्रीमी अ, लेयर? बिल्कुल, उसका कारण ये है हुँ, कि देखिए जो आगे है वो आगे है, हुँ, जो पीछे है उसको कोई पूछने वाला नहीं है। दलित में भी दलित लोग दलित पर ही दलित लोग शोषण कर रहे हैं। हुँ, जो हुँ, आगे बढ़ चुके हैं, वो निचले पायदान के लोगों के बारे में नहीं सोच रहे हैं। हुँ, इसलिए मेरा मानना है हुँ, कि जो भी इस तरह से दबे-कुचले बिल्कुल हैं, हुँ, जिनको अभी तक न शिक्षा का बाबा साहब ने अधिकार तो दे दिया आरक्षण का, हुँ, लेकिन न उनको सही ढंग से शिक्षा में लाभ मिल पा रहा है, नहीं तो उसकी सर्विस में मिल पा रहा है। हुँ, हुँ, जब इस तरह का उनके अंदर बदलाव होगा, हुँ, तो वो भी अपने आर्थिक और शैक्षणिक रूप से मजबूत हो जाएँगे। हुँ, इसलिए मेरा पर्सनली मानना है हुँ। कि ये जो है कोटे में कोटा का विभाजन होना चाहिए। तो क्रीमी लेयर लागू होनी चाहिए, इसके पक्ष में हैं आप? बिल्कुल 100% पक्ष लेकिन में सर है। परसेंटेज तो देखिए कितने परसेंट जो है संपन्न हो गए हैं आरक्षण से, जिन्हें क्रीमी लेयर 10% मुश्किल से हैं और इस 10% की वजह से 90% जितने सारे एससी-एसटी के लोग हैं, उनको नुकसान होगा। ये किसी का नुकसान नहीं होगा। जब हुँ, विभाजन होगा, हुँ, तो उसी प्रकार से इसे पिछड़े के मतलब अति पिछड़ा में बना दिया। हुँ, तो जो अति पिछड़े बनने से उसका क्या लाभ हुआ? हुँ, जो भी राजनीतिक में दबे थे, जो नहीं आगे बढ़ पा रहे थे, हुँ, आज राजनीतिक हिस्सेदारी कम से कम पंचायती स्तर पर उनको मिलना शुरू हो गया। हुँ, जब पंचायती स्तर पर मिलना शुरू हुआ, तो वो कम से कम मुखिया बन गए, जिला परिषद बन गए, चेयरमैन बन गए। हुँ, उसी प्रकार से जब इसके एससी और एसटी में भी बनेगा, हुँ, तो जो दबे-कुचले अपने को महसूस कर रहे हैं, नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं, ये हुँ, बताइए द्रौपदी मुर्मू जी को क्या आरक्षण की ज़रूरत है? आप बताइए चिराग पासवान जी की क्या आरक्षण की ज़रूरत है? हुँ, अभी बताइए मांझी जी की क्या आरक्षण की ज़रूरत है? हुँ, आरक्षण उसको चाहिए जो हुँ, झुग्गी-झोपड़ी में आज भी अपना जीवन बसर कर रहा है, हुँ, जिनको रहने का सही ढंग से घर नहीं है, न खाने के उनके लिए भोजन मिल पा रहा है, न आपको उनको शरीर पर वस्त्र है। हुँ, उनकी आरक्षण की ज़रूरत है, जब उनको आरक्षण आप देंगे, तो हुँ। उनको मजबूती तब जा कर के होगा। नहीं तो तो ये अभी लोग भी तो सर उनको आरक्षण मिलता है सर, अभी एससी को जो है बिहार में 16% आरक्षण मिलता है सर। तो आप उस लाइन में आइएगा तब तो आरक्षण मिलेगा सर। देखिए आरक्षण तो है, हुँ, आरक्षण के कोटा में तो है, हुँ, लेकिन जो मजबूत लोग ही उसको ज़्यादा लाभ ले रहे हैं। हुँ, कमज़ोर लोगों का उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। हुँ, यदि एससी एससी का ही आगे लेवल पर पहुँच गया है, हुँ, तो वो निचले स्तर के एससी समाज के लोगों को नहीं देख रहा है। हुँ, तो जब वो उस तरह के क्राइटेरिया बन जाएगा, हुँ, तो आर्थिक आधार पे
तो वो व्यक्ति भी आगे की तरफ चला जाएगा। इसलिए मैं मानता हूं कि एससी समाज को यदि एसटी को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उस क्राइटेरिया वाइज डिवाइड कर दीजिए। आरक्षण खत्म करने की यहाँ बात नहीं है, क्राइटेरिया डिवाइड करने की बात है। जब क्राइटेरिया डिवाइड हो जाएगा तो वो सभी लोगों के मजबूती आ जाएगी। इसलिए गवर्नमेंट चाहती है कि विभाजन करके जो निचले दबे कुचले लोग हैं उसको भी आगे बढ़ाया जाए। ऐसे सबको मिल जाएगा? बिल्कुल मिलेगा, 100% मिलेगा। लेकिन जब सर क्राइटेरिया बन जाएगा तो मिलेगा ही मिलेगा। तो सर डाटा तो दिखाना चाहिए ना कि ठीक है, कह रहा है कि क्रीमी लेयर लागू करना चाहिए, तो उस क्रीमी लेयर में कौन-कौन लोग आएँगे, कौन-कौन लोग नहीं आएँगे? तो पहले तो डाटा तो दिखाना चाहिए, उसके लिए जातिगत जनगणना पहला होना ज़रूरी है पूरे देश में, आर्थिक जनगणना होनी ज़रूरी है, तब तो पता चलेगा कि कौन आर्थिक रूप से सशक्त हुआ है और कौन आर्थिक रूप से कमज़ोर हुआ है। देखिए उसमें जाति जनगणना की बात नहीं है, आर्थिक जनगणना हाँ, की तो बात है। आर्थिक जनगणना होनी जब चाहिए। ये जो भी नियम लागू हो आर्थिक आधार पर, मैंने पहले बताया तो आप आर्थिक पक्ष में आधार हैं पे। आप पक्ष में हैं कि पहले आर्थिक जनगणना बिल्कुल होनी चाहिए? 100% जब आर्थिक जनगणना होगा कि हमारी स्थिति क्या है, किसके घर में एसपी, डीएसपी, डीएम, मुख्यमंत्री तक बन गए, किसके घर में अभी खाने के लिए नहीं है व्यवस्था है, इसका डाटा होना इसका चाहिए। डाटा होना चाहिए। जब डाटा होगा तभी उसका जो है कि आप किसी भी गरीब तबके के लोगों को लाभ मिलेगा। लेकिन सर सुप्रीम कोर्ट बिना डाटा का ये फैसला जो है सुनाया है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर गलत है या नहीं है? सुप्रीम कोर्ट की मैं जो फैसला है उसको मैं अपने आपके माध्यम से उसको संदेश देना चाहते हैं कि उसको आर्थिक आधार पर यदि लाभ देना चाहते हैं, पहले उसको सर्वेक्षण करके उसके आर्थिक आधार पर लाभ देना चाहते हैं तो उसको पहले आप जो है सर्वे करवाइए। सर्वे कराने के बाद जो रिपोर्ट आती है उसके आधार पर ये नियम लागू करिए। सर एससी/एसटी को जो रिजर्वेशन जब भारतीय संविधान बना तो उस वक्त मिला और आरक्षण मिलने का जो है जो बेस रखा गया वो जो है सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से जो लोग पिछड़े थे उनको रिजर्वेशन दिया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जिस आरक्षण की बात कर रहा है उसका बेस आधार है। तो आरक्षण सर एससी/एसटी को जो मिला वो तो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ेपन होने की वजह से मिला है, जो कि बरकरार रहना चाहिए। देखिए तो वो कहाँ खत्म करने की कहाँ बात हो रही है, ये तो नहीं कह रही है। आप बताइए कि कोर्ट ने कहा कि खत्म कर देना नहीं, है, खत्म करने ये का नहीं। खत्म करने की बात नहीं हो रही है। सर जब जब कोटा बनेगा तो डिवाइड होंगे लोग। अब मैं बात बता रहा हूँ, इस कोटे का लाभ यदि सबसे ज्यादा कोई लिया है तो इस पूरे भारतवर्ष में पासवान समाज के लोगों ने ले लिया है। दूसरा व्यक्ति लिया है जो दलित समाज में जो चमार भाई लोगों ने लिया है। उसी में चाहे मूसर हो, चाहे माझी हो, चाहे तुरहा हो, और उसी में रजवार हो, राजवंशी हो, आज भी उसका देखिएगा पूरे भारत में खंगालिएगा तो अभी भी एक भी एसपी, डीएसपी, डीएम तक नहीं मिलेगा। इसका यही कारण रहा कि उन लोगों को लाभ नहीं मिला, मजबूत की तरफ चला गया और कमजोर कमजोरे रह गया। इसलिए आर्थिक आधार पर सर्वेक्षण उसको करके तब ये कोटे के कोटे बना करके सभी को हिस्सेदारी भागीदारी तभी मिलेगा, ऐसे मिलने वाला नहीं। सर सुप्रीम कोर्ट में 7 जजों का बेंच था और 7 जजों ने ये फैसला सुनाया। तो जजों के ऊपर सवाल उठ रहा है कि जो जज इस तरीके से फैसला सुनाने का काम किए वो बहाल किस तरह से आए हैं? कोई कंपटीशन एग्जाम नहीं, कोई पढ़ाई नहीं, वो कोलेजियम सिस्टम के अंतर्गत बहाल होकर आते हैं और इस तरीके से वो ताबड़तोड़ फैसले सुना देते हैं बिना सोचे समझे। तो आपको लगता है कि कोलेजियम सिस्टम पर भी परिवर्तन होना ये चाहिए? कोई आज नया सिस्टम नहीं है, जो जजों का सिलेक्ट होता है कोई आज का नया सिस्टम नहीं है। ये आज़ादी से पहले से आज तक से ये चलते आ तो रहा है। आपको कहना है कि ऐसे ही चलता रहना चाहिए? ये चलते नहीं रहना चाहिए। इस सिस्टम में तभी बदलाव होगा जिस दलित के आप आवाज़ उठा रहे हैं, हम लोग भी आवाज़ उठाते हैं, वो दलित जिस दिन ये समझ जाएगा कि हमारे इस आरक्षण से क्या लाभ है, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी एक ताकत देख करके गए हैं। वो ताकत को आप इस्तेमाल करते तो आपको इतनी लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। उन्होंने कहा है कि राजनीति एक ऐसी चाबी है जो किसी भी बंद दरवाजे को खोला जा सकता है। वो चाबी दलित नहीं चाहता है, वो दे देगा दूसरे को, वो देगा लालू जी को, वो देगा मोदी जी को, वो दे देगा नीतीश जी को। तो उनकी लड़ाई कौन लड़ेगा? जितने भी दलित समाज के सांसद है बैठे हुए दिल्ली में मलाई काट रहे हैं, कितने लोगों की आवाज आ रही है। अभी जीतन राम मांझी जी आवाज उठाए हैं कि इसमें जो है कि फैसला जो हम स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, वो भी तो दलित है, क्यों स्वागत करते हैं? उनको पता है कि हमारे समाज जो है मुसहर जाति को अभी आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया। उसी प्रकार से बहुत से दलित नेता हैं, उनको पता है कि यदि विभाजन होता है तो नुकसान हमारा होगा। उनको अपने पर्सनली, इसलिए यदि उनको नुकसान दिखाई दे रहे तो 21 तारीख के जो आप ऐलान किए हैं तो उसमें आप देखिएगा कोई भी सांसद आपको दिखाई नहीं देगा, दलित का कोई भी सांसद आपको नहीं दिखाई देगा। भारत बंद में नहीं देगा साथ। मैं 100% दावे के साथ कहता हूं कि आप देखिएगा चिराग पासवान रोड पर आएंगे क्या, मांझी जी आपके रोड पर आएंगे क्या, उसके साथ साथ आप बहुत से जो है कि सांसद हैं, एक भी आपको रोड पर नहीं दिखाई देंगे। मुंह से तो बोल देते हैं, आपके जैसे टीवी चैनल और यूट्यूब चैनल वाले आते हैं उनके सामने तो बहुत कुछ बोल देंगे, लड़ाई जहां लड़ना है वहां पर नहीं लड़ेंगे।
आए 21 तारीख को जो ऐलान किया है ना, 21 तारीख को रोड पर आकर के अपना ये करे, वो कहे कि यदि हम ये विभाजन होगा तो हम लोग इस्तीफा दे देंगे। किसी भी दलित का सांसद का आप मुझे आप अपने चैनल के माध्यम से इंटरव्यू ले लीजिएगा। वो कहे कि यदि नहीं होगा तो हम लोग पूरे लोग इस्तीफा देंगे, हम लोग ये सांसद नहीं चलने देंगे। तब मैं मानता हूं कि वो आपके हित की बात करता है। वो लोग तो मलाई काट रहा है, कभी भी नहीं चाहेगा कि इस तरह का हो। वो सरकार आपके हित के विभाजन के लिए कर रही है, लेकिन ये सांसद और विधायक जो मंत्री हैं, लोग नहीं चाहते हैं कि विभाजन हो। लेकिन जो कोलेजियम सिस्टम के तहत बहाल होकर जज आते हैं सर, आपको लगता है कि इनके लिए भी एक क्वालिफिकेशन तय होनी चाहिए? देखिए, बहुत कुछ का अभी है जो देश के अंदर कि बिना क्वालिफिकेशन का सबसे तो बड़ी जो है, जहाँ से सभी चीज़ का चाबी मिल रहा है। राजनीति में पहले क्वालिफिकेशन पहले फिक्स हो जाए कि कौन मुखिया का चुनाव लड़ेगा, कौन वार्ड का कितना पढ़ा लिखा रहेगा, कौन बीडीसी का लड़ेगा, कौन विधायक का लड़ेगा, कौन जो है सांसद का लड़ेगा। ये तो पहले तय कर लीजिए। अभी तो दूर की बात है, जिस दिन ये तय कर दीजिएगा वो अपने आप सिस्टम बदल जाएगा। लेकिन यहाँ जो विधायक, सांसद, मंत्री चाबी लेकर घूमते हैं, वो खुदे अनपढ़ लोग हैं। अब बताइए, 8वीं का कहता है मुख्यमंत्री बनेंगे तेजस्वी यादव, उस क्या कर सकते हैं? राबड़ी देवी अंगूठा छाप मुख्यमंत्री बन गई, वो क्या कर सकती हैं? तो आप पहले जब आवाज उठानी है तो पहले राजनीतिक स्तर पर आवाज उठाइए। जो पढ़ा लिखा होगा तो कम से कम वार्ड हो तो उसके लिए इंटर पास का जो है कि आप उसको लागू कर दीजिए। और जो यदि विधायक लड़ना चाहता है तो उसको ग्रेजुएशन का जो नियम लागू करवा दीजिए। सारे देश सुधर जाएगा अपने आप। एक जाते जाते आखिरी सवाल सर लेंगे। बिहार में आपके पार्टी सुलदेव भारतीय समाज पार्टी के मजबूत स्तंभ थे आजाद पासवान जी, जो दलित प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष थे। उनको बीते दिनों गोली लगी, इस पर क्या कुछ अपडेट है अभी? देखिए, हम लोगों ने इस 7 तारीख की घटना है, जब से उनको गोली लगी है तब से पूरी पार्टी के कार्यकर्ता हम लोग खुद ही रात दिन वहां दौड़ करके वो लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग खुद सक्षम हैं। कल हमारे सुलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर साहब भी आए थे। और वो यहाँ के बक्सर के एसपी और यहाँ के डीजीपी से उन्होंने सवाल किया कि जल्दी इनकी जो सुरक्षा व्यवस्था किया जाए, हॉस्पिटल से लेकर उनके घर तक। ये तत्कालिक व्यवस्था यदि नहीं होता है तो सुलदेव भारतीय समाज पार्टी अपने नेता के लिए, माननीय आजाद पासवान जी के लिए आंदोलन करने के लिए मजबूर होगी। और कल आप देखिएगा, सारे पेपर में छपेगा। मैं आज ही प्रेस विज्ञप्ति दिया हूँ। और उसके बाद यदि इस काम को वो लोग नहीं करते हैं, जो हमारा नेता है, जो दलित वंचित शोषित समाज की लड़ाई लड़ता है, माननीय श्री आजाद पासवान जी, आज उसको बहुत से बेईमान ने, जो सामंती विचार के लोगों ने उसको कहते हैं कि ये जो है अपराधी है। इस सुलदेव भारतीय समाज पार्टी के दामन 2014 में उन्होंने थामा, 2015 की विधानसभा में पार्टी ने उसको टिकट देकर चुनाव लड़ा। यदि अपराधी है तो ये कोर्ट क्या कर रहा है? सर, मेरा वही सवाल था कि लोग जो है देख रहे हैं, बहुत सारे न्यूज चैनल पे भी चल रहा है कि वो अपराधी थे। देखिए, वही मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ। वो सुलदेव भारतीय समाज पार्टी के 2014 से ही सदस्य हैं और 2014 से वो पार्टी के एक पदाधिकारी के रूप में काम करते हैं। बीच में उनको सुलदेव भारतीय समाज पार्टी ने दलित प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। लेकिन जो सामंती विचार के लोग हैं, जो अफसरशाही लोग हैं, उसको घोषणा करने में लगे हैं कि अपराधी है। वो सुलदेव भारतीय समाज पार्टी और गरीब वंचित शोषित समाज की लड़ाई लड़ने वाले एक गरीबों का नेता है, वो उसकी का नाम है आजाद पासवान। और आने दीजिए, कुछ दिन में वो ठीक होकर के आते हैं। जो इस तरह से अपराधी की बात कर रहा है उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सुलदेव भारतीय समाज पार्टी तैयार है। सर, दिन दहाड़े जो है हत्या हो जाती है बिहार में, इसको अब सबसे बड़ा जिम्मेदार किसको मानते हैं? यहाँ के जो शासन प्रशासन जो है बिल्कुल बेलगाम हो चुका है। ये जिस तरह से लालू जी की सरकार में जंगल राज था, फिर वो जंगल राज नीतीश और यहाँ एनडीए की सरकार में भी कायम हो गया है। और ये तभी खत्म हो, सरकार के साथ आप भी हैं सर। अरे मैं हूं तभी तो मैं कह रहा हूं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमारे नेता के साथ जब ये हो सकता है, जो एनडीए गठबंधन के साथी के साथ हो सकता है। अभी देखे होंगे कि कल नीतीश जी जो मुख्यमंत्री है, उनके पार्टी को मोतिहारी में गोली मारा गया। और जब वो अब जो सत्ताधारी पार्टी के नेता जब सुरक्षित नहीं है, तो हम लोग इस सरकार को यदि इस पर एक्शन नहीं लेते, हमारे पार्टी के नेता माननीय आजाद पासवान की परिवार को सुरक्षा नहीं मिलता है, तो इसकी लड़ाई हम लोग पार्टी अपना जो रोड पर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। आइए, हम लोग उनके जो भी है अपराधी, जब तक से गिरफ्तार में नहीं आता है तब तक से हम लोग इसकी लड़ाई लड़ते रहे। अब तक गिरफ्तारी किसी व्यक्ति की हुई है कि नहीं? अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन संभवतः
अल्टीमेटम किया गया है। हुँ। 24 घंटे का जो एसपी ने हम लोगों से बताया कि 24 घंटे के अंदर हम लोग गिरफ्तार करेंगे। यदि वो नहीं करते हैं तो हम लोग रोड पर उतरने के लिए तैयार हैं। शुक्रिया सर। तो देखिए ये उदयनारायण राजभर जी हैं और देखिए एससी/एसटी रिजर्वेशन पर और बिहार के बक्सर जिला में और पूरे बिहार भर के जो दलित प्रकोष्ठ के सुभाषपा के जो प्रदेश अध्यक्ष थे आज़ाद पासवान की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या करने की कोशिश की गई थी। उसको लेकर उन्होंने बयान दिया है और बहुत बड़ा इन्होंने बयान दिया है एससी/एसटी रिजर्वेशन को लेकर। इसको आप कैसे देखते हैं? कमेंट कर दीजिए। वीडियो जनता तक खबर और बी आर दस्तक यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए।